नमस्ते। तो हम लोग जब पढ़ रहे थे ये प्रत्यारों की उत्पत्ति के बारे में काफ़ी पढ़ लिया। अब हम जो मंडोर के प्रत्यार है आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। मंडोर के प्रत्यारों की मंडोर प्रत्यारों का मूल स्थान था, वहीं से उनकी उत्पत्ति हुई। उसकी मुख्य जानकारी जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सिक्कों, शिलालेखों या अभिलेखों या फिर ग्रंथों से मिलती है कोई भी वो जानकारी। तो प्रत्यारों की भी मुख्य जानकारी घंटियाला शिलालेख से मिलती है। घंटियाला शिलालेख या मंडोर में स्थित है, जिस स्तंभ पर उसे माता की साल कहते हैं। इसके अलावा घंटियाला में खाकू देवल नामक स्थान पर एक दूसरा लेख भी है जो एक स्तंभ पर लगा है, जो प्राकृत लेख का उल्लेख है। इसे गणपति लेख भी कहते हैं। इसकी भाषा संस्कृत है। इसके रचयिता मात्र रवि नामक मग है। इसमें हरिश्चंद्र रोहिल की क्षत्रिय पत्नी भद्रा से 4 क्षत्रिय प्रत्यार पुत्र रज्जिल, भोगबट, कद्दक और देह हुए। उन्होंने मंडोर जीता और कद्दक ने मंडोर के क्षत्रिय प्रत्यार वंश की स्थापना की। घटियाला शिलालेख को 2 भागों में है। इसमें मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है, जिसे मारवाड़ क्षेत्र में सागद्वीपीय ब्राह्मण कहते हैं। कुकुक द्वारा मारवाड़ क्षेत्र में अबीरों को परास्त कर शांति स्थापित करने का वर्णन इसमें। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं ये है कहाँ पे। तो ये एक मंदिर है माता का घंटियाला में। तो उस मंदिर के अंदर, प्रांगण के अंदर एक बड़ा सा पत्थर है, वहाँ पे ये लगा हुआ है। इस के जो रचयिता है वो है कौन? मात्र भी मग है। मग इसे ये सागद्वीप ब्राह्मणों का उस समय इस इलाके में प्रभाव था और वही रहते थे। अब होता क्या, इस के प्रत्यारों की उत्पत्ति को लेकर ये सबसे ऑथेंटिक मानते हैं। इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा ये है कि एक ब्राह्मण था क्षत्रिय, उसकी 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मण पत्नी और एक क्षत्रिय पत्नी। उसकी जो क्षत्रिय पत्नी थी, हरिश्चंद्र ब्राह्मण की क्षत्रिय पत्नी से 4 पुत्र हुए, रज्जित, भोगबट, कद्दक और देह। अब इन चारों ने मिलके मंडोर में जो किसी का भी उस समय शासन रहा होगा उसको परास्त किया। और इसमें जो तीसरा जो था कद्दक, उसने वहां पे मंडोर में प्रत्यार वंश की स्थापना की। तो उसमें यह भी लिखा हुआ है कि मारवाड़ क्षेत्र में अबीरों को परास्त किया। अबीर क्या हुआ? ये अबीर से क्या मतलब है कि यहाँ पे लूटपाट मचाने अबीर आते थे, उनको इन्होंने प्रतिहारों ने परास्त कर दिया। इन अबीर का क्या मतलब होता है? एक्चुअली कई इतिहासकार अबीर का मतलब अहीर से लगाते हैं। अहीर में नहीं, अपने यहाँ पूर्वी राजस्थान में अहीर यादवों को कहते हैं। हो सकता है कभी यहाँ पे यादवों का शासन हो, पर अपन सोचते हैं कि यार यादव तो अलवर, भरतपुर और साइड है, तो यहाँ पे कैसे? यहाँ पे तो उनका कोई कभी उल्लेख ही नहीं मिलता। लेकिन हम ये देखते हैं कि यादव जो है वो यदुवंशी होते हैं। और जैसलमेर के अंदर भाटियों का राज था, भाटी भी यदुवंशी थे। और अब तो चलो जैसलमेर है रेगिस्तान इलाका, वहाँ इनकम के 2 सोर्स, या तो रास्ते पर जाने वाला टैक्स लो या कहीं आसपास लूट मार करते। हो सकता है वो इस मंडोर इलाके में बार बार आते हो, लूट मार करते हो, उससे परेशान यहाँ के लोग हो, यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग है वो इनसे परेशान हो, इनको कह दिया हो और इन प्रतिहारों ने उनको यहाँ से भगा दिया हो। चूँकि राजा भट्टी के बाद उन भाटी कहलाने लगे, लेकिन उससे पहले उनको भी हो सकता है यदुवंशी के, इसलिए अहीर कह दिया होगा उनको। अब मंडोर के प्रत्यार के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये देखते हैं, जोधपुर के घटियाला शिलालेख के अनुसार हरिश्चंद्र की क्षत्रिय पत्नी भद्रा से भोगबट, कद्दक, रजिल, देव और दद्द का जन्म हुआ और इन्होंने मंडोर जीता। मंडोर के प्रतिहारों की उत्पत्ति रजिल से प्रारंभ होती है। हरिश्चंद्र ने रोहिल्दी की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है योग क्रिया में निपुण।
ये जो हरिश्चंद्र थे ये योग क्रिया में निपुण थे, इसकी इस कारण इसको रोहिल्दी की उपाधि दी। तो ये अपन ये भी एक मोस्ट है, हरिश्चंद्र को कौन सी उपाधि दी? रोहिल्दी की। और दत्त ने, जब हम ये तो रजिल का तो हम यहाँ पे पढ़ ही लेते हैं, लेकिन कई बार सवाल आ जाता है दत्त का भी। दत्त ने नांदीपुर, जो भड़ोच है गुजरात में, वहाँ पे नांदीपुर में प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। रजिल ने तो मंडोर में की थी, ये तो सबको ही पता होगा। और दत्त ने नांदीपुर भड़ोस में की थी। अब हम पढ़ते हैं मंडोर के प्रतिहारों के शासक के बारे में। पहला शासक आता है रजिल। इसने मंडोर में प्रतिहार वंश की स्थापना की और राष्ट्र यज्ञ किया। इसने रोहिस्कूप नगर में महामंडलेश्वर मंदिर बनाया। इस कारण नरहरि ने इसे राजा की उपाधि दी। एक्चुअली पहले जब राजा मनते थे, कोई भी व्यक्ति राजा मनता, तो उससे पहले वो ये राष्ट्र यज्ञ, ये अश्वमेध यज्ञ, इन सब का वर्णन यजुर्वेद में है कि राजा मनने पर ये यज्ञ किए जाते थे। और इसके अंदर ये राष्ट्र यज्ञ के अंदर ये अपने प्रतिज्ञा लिखी जाती थी कि मैं अपना राज्य बढ़ाऊंगा। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ होता था, जिसके अंदर वो राजा अपना घोड़ा छोड़ता था और वो जहाँ जहाँ पे जाता राजा उन इलाकों को जीतने की पूरी कोशिश करता। यहाँ पे अगर इस पूरे में रजिल में आपको कुछ याद करने लायक है तो एक तो प्रतिहार वंश की स्थापना रजिल ने की थी, ये लाइन आपको देखने लायक है प्रतिहार वंश की। और किसने इसको उपाधि दी राजा की? तो नरहरि ने। ये इसमें देखने लायक, और इसमें कुछ एग्जाम के हिसाब से कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद अगला शासक बना नरभट्ट। नरभट्ट ये रजिल का पुत्र था। इसने पिल्लापणी की उपाधि धारण की। उस समय होती थी उपाधि, हो सकता है देने वाले ने, जैसे हम भीलमाल का नाम पढ़ते हैं पिलो मिलो, तो हो सकता है उस समय उपाधि होती थी। इसने रोहिस्कूप, वही नगर में उसने शिव मंदिर बनाया। इसने जैसे इसने रोहिस्कूप नगर में इसने बनाया, नरहरि ने इसने महामंडलेश्वर मंदिर बनाया, शिव मंदिर बनाया, इसने विष्णु मंदिर बनाया। मंदिर उस समय केवल मंदिर नहीं होते थे। उस जैसे आज सरकार आती है तो वो क्या कहती है कि हमने ना ये चिकित्सालय बनाए, ये अपने लाइब्रेरियाँ बनाई, तो वो गिनाते हैं, या फिर जो विद्यालय बनाते तो वो गिनाते। उस समय मंदिर जो होते थे उस समय शिक्षा का केंद्र होते थे, इसलिए जो भी मनता तो वो जरूर मनवाता, मंदिर बनाता। उस समय मंदिरों के अंदर शिक्षा व्यवस्था होती थी, पाठशालाएं, वेद पाठशालाएं चलती थी। इस कारण जो भी आता मंदिर बना, तो ये स्पेशल लिखवाते कि हमने मंदिर बनवाया, मतलब शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाया। अगला शासक हम पढ़ते हैं नागभट्ट प्रथम। यह रजिल का बेटा नरभट्ट, नरभट्ट का बेटा नागभट्ट। यह नरभट्ट का पुत्र था। इसने नाहड़ भी कहते थे। घटियाला शिलालेख के अनुसार इसने राजधानी मेड़ता हस्तांतरित कर ली थी। इसकी रानी जजिका देवी से 2 पुत्र हुए, तात और भोज। तो इसमें राजा में नाहड़ का अर्थ होता है शेर, कुछ वीरता का काम किया होगा इसने, इसलिए इसको नाहड़ की उपाधि दे दी। लेकिन इसमें जो मुख्य बात है इस नागभट्ट प्रथम में, इसने अपनी राजधानी मेड़ता, हो सकता है इन्होंने मेड़ता उस समय इनके पास नहीं हो और इन्होंने जीत लिया हो मेड़ता आगे जाके, तो अपनी राजधानी हस्तांतरित कर लेते हैं।
और जैसे भीनमाल वाले प्रतिहारों ने कन्नौज जीता तो कन्नौज ले गए वो अपनी राजधानी। तो ये उसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि किस राजा ने, मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता हस्तांतरित की थी। जैसे हमने पढ़ा था, उसके बाद हजीका दे तात के बाद हमने भाई भोज को राज्य सौंपकर संन्यास ले लिया। भोज की मृत्यु के बाद उसका भाई यशोवर्धन ना जागोली के ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार यशोवर्धन पृथ्वीवर्धन को पराजित कर अपने राज्य को बचाया। यशोवर्धन के बाद चंदुक के बाद उसका बेटा सिल्लुक राजा बना। सिल्लुक के बाद उसका बेटा, सिल्लुक के बारे में जानकारी, उसका बेटा बाहुक। सिल्लुक, इसने मांड जैसलमेर के देवराज भाटी को परास्त किया, जो जोधपुर में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बनाया। इसने त्रिवेणी फलोदी को जीत लिया। सिल्लुक का पुत्र झोटा का पुत्र मिलादित्य, नाम बड़े गजब है, पिल्लोपिली, झोटा, मिलादित्य। ये तो चौका अच्छा है, आज के समय नहीं है, वरना नाम अलग ही होते। ये तो किसी का नाम रख दे तो झोटा। मांड जैसलमेर जो इलाका है उसको हमने राजस्थान जब हम पढ़ते हैं तो फड़ोदी को त्रिवेणी, जैसलमेर को मांड, ये हमने नीचे वाले को सीवी, ऊपर ही गंगानगर मानगढ़ को योदेव। तो मांड के देवराज भाटी को परास्त किया, ये होना ही है वो, क्योंकि जहाँ दो राज्यों की सीमा में विवाद होता है ना, आपस में युद्ध होना ही है। तो इसमें कोई ऐसा है नहीं कि बात कराने लगे। इसने त्रिवेणी फड़ोदी को त्रिवेणी कहते हैं, ध्यान रखना कभी कुछ ना ही जाए। त्रिवेणी फड़ोदी को कहते हैं। मिलादित्य का पुत्र राजा कक भीनमाल के वत्सराज प्रतिहार का सामंत था। इसने मुंगेर के धर्मपाल को पराजित। अच्छा, वत्सराज प्रतिहार आ गया। देखो हम जब ये पढ़ रहे हैं भीनमाल के प्रतिहार, तो ये अपने मंडोर के प्रतिहार पढ़ रहे हैं, उसी समय हम भी इधर ये मंडोर के प्रतिहार चल रहे थे। उस समय तक भीनमाल के प्रतिहारों ने भी अपना कन्नौज में अपना शासन अच्छा स्थापित कर लिया था। चूंकि वत्सराज प्रतिहार जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष को भीनमाल से त्रिपक्षीय संघर्ष को प्रारंभ किया, उस समय भारत के अंदर 3 शक्तियां थी। जब हम बंगाल की साइड जाते तो उस समय पाल वंश का शासन था। जब हम दक्षिण की तरफ जाते तो उस समय राष्ट्रकूट वंश का शासन था। और जब हम कन्नौज के जाते तो वहां पे आयुध वंश का शासक था, जो नाम मात्र के शासक थे आयुध वंश। अब तीनों की नजर थी कन्नौज जीतने पे। तो भीनमाल, ये वत्सराज जो प्रतिहार था भीनमाल का, उसने कन्नौज पे हमला कर दिया। कन्नौज पे हमला किया तो मुंगेर से धर्मपाल निकला उसको जवाब देने के लिए। तब हो सकता है कि वत्सराज खुद नहीं जाके वहां पे वत्सराज ने खुद नहीं जाके अपने सामंत कक को भेज दिया। होता है कई बार कि यार नहीं लड़ेंगे, वो अपने लेवल का नहीं है, अपने क्या जाए, नेता कहते हैं ना ये बच्चा संभाल लेगा, तो वैसे इसको कह दिया होगा कि तू संभाल ले मुंगेर के धर्मपाल को इसने हटा दिया। राजा कक की रानी भाटी रानी पद्मनी से बाहुक तथा राजा कक की दूसरी रानी से दुर्लभ देवी से कुक का जन्म हुआ। बाकी यार इनके मतलब नाम जो है प्रतिहारों के वो बड़े अजीब। अरे वहां पे देखो आप, भाटियों के नाम चेंज नहीं हो रहे, पालों के नाम चेंज नहीं हो रहे, पर इनके नाम सारे अजीब अजीब आ रहे हैं। अगला शासक बनता है बाहुक। इसने राजा नंदावल को परास्त किया और 837 ईस्वी में मंडोर जोधपुर में शिलालेख लगाया, जो भीनमाल के नागभट्ट द्वितीय के समकालीन है। यह शिलालेख बाहुक ने राजा मयूर पर विजय के उपलक्ष्य में लगाया। कोई राजा हुआ था मयूर, उसके विजय के उपलक्ष्य में मनाते ही अपन जो विजय स्तंभ भी लगाया था, कुंभा ने विजय के उपलक्ष्य में लगाया था। तो ये जो उन्होंने भी कोई लगा दिया होगा इसमें कोई मंडोर। बस इसमें कोई याद करने की बात है तो ये है कि 837 ईस्वी में
कौन सा शिलालेख लगाया? जोधपुर में, मंडोर जोधपुर में शिलालेख लगवाया बाउक ने। इसमें कोई ज्यादा विशेष ऐसे याद करने की बाउक में है नहीं। 837 ईस्वी में मंडोर जोधपुर में शिलालेख लगवाया, यही ऐसी याद करें। इतिहास में बातें बहुत सारी होती है, पर जैसे हम जब तैयारी करते तो आरएस में थ्योरी लिखनी हो तब तो ये पूरा लिख दे के बाउक के बारे में पूछ रहे तब तो, पर हमें इसमें से आ क्या सकता है हमें वही देखना है केवल। इसमें से तो ये कभी नहीं पूछेगा किसी के उपलक्ष्य में लगे जीत को, वो यही पूछेगा, इतने पूछेगा। और आजकल का तो जो पेपर आ रहे हैं उनमें पैटर्न भी ये हो गया कि राजवंशों से तो क्वेश्चन पूछना ही बंद कर दिए। 15-20 दिन लगा के अगर राजवंश पढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन आता नहीं एक, और ज्यादा डीपली घुस के अभी क्वेश्चन आ रहे हैं कला संस्कृति से, राजस्थान की इकोनॉमिक्स से। इनमें अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो ऊपर ऊपर से ही आते हैं, अंदर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। कुक ये राजा कक की रानी दुर्लभ देवी, वहां पे पढ़ाई था हमने। दुर्लभ देवी का पुत्र था घटियाला। अब ये तो इसके में लगा हुआ लगता है कि भाई मर भाई लगा दो जन, मैं भी एक शिलालेख लगा सूं कि यह राजा कक की रानी दुर्लभ देवी का पुत्र था, घटियाला से मिले दोनों शिलालेख इसी के। इसने अबीरों के आक्रमण को विफल कर दिया और इसी विजय के कारण इसने मंडोर और रोहिस्कूप नगर में विजय स्तंभ बनाए। इसने रोहिस्कूप नगर में व्यापारियों को बताया। अब मैंने आपको बताया था अबीर, अबीर चूंकि अबीरों को अहीर भी कहते हैं कई जगह, और चूंकि यहाँ पे राजा भाटी जो वंश है वो है तो यदुवंशी, राजा भट्टी के बाद उनको भाटी कहलाने लगे, पर है तो यदुवंशी। हो सकता है कि उस क्षेत्र के लोगों को, जैसलमेर क्षेत्र के लोगों को उस समय अबीर कह दिया या अहीर कह दिया जाए। और इसमें लिखा भी है, हाँ तो पास में अब अलवर भरतपुर से तो यहाँ पे कोई आके अहीर उस इलाके में होते हैं, अलवर भरतपुर और यादव जो होते हैं, तो वो पानी के इलाके से आके यहाँ पे तो लूटपाट, ये मारवाड़ क्षेत्र में कोई नहीं करेगा। वो लूटपाट करनी होती तो जाएंगे गंगा यमुना के दोआब में कन्नौज जाएंगे, वो इतने दूर इस इलाके में नहीं आएंगे। आज तो चलो नहर आ गई, हम गंगा सिंह जी का बहुत धन्य, हमें अगर किसी व्यक्ति का एहसान मानना चाहिए ना वो गंगा सिंह जी का मानना चाहिए। उन्होंने नहर ला के इस इलाके को हरा भरा कर दिया। अब तो चलो बारिश होने लग गई नहरी इलाके के कारण, यहाँ पे पूरा पर्यावरण भी अब चेंज हो गया। पहले तो बारिशें भी नहीं होती थी, अकाल पड़ते थे उस समय, यहाँ पे आके क्या करे, ऊपर से यहाँ वाले तो जो आए उसको ही लूट ले। तो ये जरूर, हाँ ये है कि जैसलमेर से और ये जो मारवाड़ का जो थोड़ा बहुत इलाका है, यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी था पाली और के इलाके में, तो यहाँ पे तो हो सकता है, पर जैसलमेर में तो बिल्कुल ही नहीं थे। बीकानेर में तो कुछ भी नहीं, वहाँ पे बीकानेर के ये तो गंगानगर हनुमानगढ़ अब बस के, वरना यहाँ पे तो लोग, ये तो अब तो नहर आने के बाद बसने लगे, पहले तो लोग जाते भी नहीं थे, ऐसे हालात थे। तो हो सकता है उस समय ही ये जैसलमेर वालों ने कुछ किया होगा, उस पर लिख दिया होगा अभी, और होता ही है। जैसे प्रतियार से पड़ियार बन सकता है, तो अबीर से अहीर क्यों नहीं बन सकता। इन्होंने अबीरों को आक्रमण को विफल कर दिया और इसी कारण विजय को, इसने ये ध्यान रखा, मंडोर और रोहिस्कूप नगर में विजय स्तंभ बनवाए। मंडोर में तो विजय स्तंभ है ना, वो किसका है, कुक का। इसने रोहित, अब इसने अबीरों को हटा दिया। फिर व्यापारियों को क्या होगा कि आप आओ, व्यापारी कहाँ व्यापार करते हैं, जो शांत जगह हो। कभी बदमाशी, व्यापारी बहुत ऐसे, जहाँ पे बदमाशी ज्यादा होती है वहां पे वो व्यापार, उनको दिमाग केवल और केवल धंधे में लगाना होता है। उनको ये फालतू की जो लड़ाई दंगे, आज भी बहानियों को देख लो, किसी बहाने का नाम आता है, कोई हिस्ट्री शीटर में, कोई बदमाशी में, वो अपने केवल व्यापार से मतलब, और वो व्यापार भी वही करते हैं जहाँ पे शांति हो। जिस आज से, अब तो चलो यूपी में इंडस्ट्री लगने लग गई, पहले आप देखो यूपी बिहार में, आज भी बिहार में तो हालात आज भी वही है कि जहाँ पे बदमाशी होती थी वहाँ पे आज इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई, वहाँ पे लोग छोड़ के चले गए। बंगाल किसी समय बहुत अच्छा व्यापारिक केंद्र था, फिर वहाँ पे जैसे मजदूर संगठन बने और बने, पहले तो ये अच्छी बातें करते थे, फिर जैसे जैसे इसमें जो बुरे लोगों की एंट्री हो गई इन संगठनों में, दादागिरी करने चालू करी, और ये लोग बाड़ी वहाँ से चले गए सूरत में। और देख लो आप सूरत में, मुंबई में भी जाने की स्थिति आ गई थी। ये तो मुंबई पुलिस के जो ऑपरेशन हुए थे सफल, उसकी वजह, जो गुंडों पे लगाम लगाई उसकी वजह से वहाँ पे बाणी बैठे और आज मुंबई की अर्थव्यवस्था है। आज देखो हरियाणा में भी तो पानी दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है,
पर फिर भी नहीं, बस चंडीगढ़ इतना तगड़ा हो गया। जहाँ बदमाशी होती है ना वहाँ पे बाणी टिकते नहीं, इसलिए यहाँ पे बाणियों को लाकर बसाया। अब ये राजस्थान का नक्शा है, ये है राजस्थान का नक्शा। अब ये मैंने इसलिए आपको बताया कि अपने ये एकीकरण के समय का नक्शा है राजस्थान का। अब उस समय गुर्जर प्रतिहारों के जो इलाके थे ना, उसमें आप ये मान लो ये वाला इलाका यहाँ से बाड़मेर और यहाँ से जो गुजरात के टच करता इलाका था। अब जब हम मेड़ता भी गिनते तो ये वाला जो इलाका था ना वो गुर्जर प्रतिहारों का था। अब कहीं कहीं हमें इस जयपुर के आसपास भी गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है, पर मोस्टली गुर्जर प्रतिहारों का इलाका मंडोर और बाड़मेर, यहाँ पे भीनमाल है तो भीनमाल और के टच होता है, ये इलाका था। और गुजरात में नांदीपुर भड़ोस, ये जो इलाका है ये गुर्जर प्रतिहारों का इलाका होता था उस समय। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने जो वीडियो बनाया तो हमारा उद्देश्य कोई ये नहीं था कि मेरे पास जितना ज्ञान है सारा आपको दे दूं। हमने जहाँ जहाँ से पर्सन निकलते हैं वहाँ से आपको केवल पर्सन देने की हमने करी। जैसे मंडोर कुक्कुक के समय आप देखो कि इसमें पूरे में क्या लिखते हैं, कोई नहीं पूछेगा किसका पुत्र था, वो यही पूछेगा कि इस मंडोर और रोहिस्कुप नगर में विजय स्तंभ किसने बनाए, तो कुक्कुक ने बनाए। मंडोर और रोहिस्कुप नगर में विजय स्तंभ किसने बनाए, तो कुक्कुक ने बनाए। आपका जिस पेपर है बाउक के बारे में पूछेगा तो बाउक ने एक ही काम इसके राज में हुआ था, 837 ईस्वी में इसने मंडोर जोधपुर में शिलालेख लगवाया था। मिला द्वितीय वाले में यहाँ पे कुछ था नहीं, ये केवल नॉलेज के लिए थे। अब कुछ बातें हम लोग एक्स्ट्रा क्यों लिखते हैं इसके अंदर कि आपने जब इतनी बातें जरूरत नहीं। देखो अगर हम ये बातें नहीं लिखे ना तो बच्चे के दिमाग में ये घूमती रहती है, अच्छा उस शासक ये कुक्कुक के से पहले कोई शासक नहीं था क्या, उसके बाद वो सीधा कैसे चला गया। तो जब हमें लय बनानी पड़ती है, लय बनाने के लिए ये बातें लिखनी पड़ती है नोट्स में। अब वो उसमें से आपको हम बताते भी है और आपके कौन सी काम के कौन सी नहीं, आप उस पर केवल हाईलाइट कर लिया करो। अब इसमें इस पूरी स्लाइड में यही है कि किसने देवराज भाटी को परास्त किया है। अगर ये वैसे ये पूछने लायक सवाल है नहीं, बट शिल्लुक ने परास्त किया, या फिर इसमें एक फड़ौदी का पुराना नाम क्या था, तो त्रिवेणी था, और मांड जैसलमेर का पुराना नाम था। इसमें हमें यही पढ़ने को मिलता है। आप देखो कि इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। अब जैसे ये है कि किस मंडोर के किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी हस्तांतरित कर ली थी, तो नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मेड़ता हस्तांतरित कर ली थी। इसमें यही है क्वेश्चन बनने लायक। नरभट्ट इसने पिल्लापणी, हाँ ये इसमें एक रह गया, किसने पिल्लापणी की उपाधि धारण की थी, तो ये नरभट्ट ने पिल्लापणी की उपाधि धारण की थी। इसने रोहिस्कुप नगर में विष्णु मंदिर बनाया, इसलिए हेनसांग ने इसे पहलो पहली कहा। हेनसांग ने किसे पहलो पहली कहा, नरभट्ट को। इसने उपाधि कौन सी धारण की, पिल्लापणी, पिल्लापणी पेलोपल्ली, पिल्लापणी पेलोपल्ली नरभट्ट ने। ये याद कर लो, नरभट्ट ने कौन सी उपाधि धारण की, पिल्लापणी। हेनसांग ने इसको क्या कहा, पेलोपल्ली। क्यों बनाया, रोहिस्कुप नगर में विष्णु मंदिर बनाया। रजिल इसके तो ये है कि मंडोर में प्रतिहार वंश की स्थापना की और राष्ट्र यज्ञ किया, इसलिए नरहरि ने इसे राजा की उपाधि दी। इसमें यह है कि हरिश्चंद्र ने कौन सी उपाधि रोहिल दी, सत्यपत। इसमें यह है कि किसने जन्म हुआ, तो रजिल का हुआ, तो रजिल ने अपने घटियाला शिलालेख के अनुसार हरिश्चंद्र। ये पूछ सकते हैं कि कौन से शिलालेख के अनुसार, पर ये भोगभट ये प्रतिहारों का, ये जो प्रतिहारों की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन से शिलालेख में है, तो ये ध्यान रखना, घटियाला शिलालेख। प्रतिहारों की उत्पत्ति का सिद्धांत घटियाला शिलालेख में, प्रतिहारों की उत्पत्ति का सिद्धांत घटियाला शिलालेख में। इस स्लाइड में यही है प्रश्न है कि नैन्सी की ख्यात में गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख है। देखना, ध्यान रखना,
चौहानों की तो 24 शाखा है और गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखा है। चौहानों की तो 24 और गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। अभी की सरकार के हिसाब से देखिए तो ये आपको याद करना है कि मिस्टर जैक्सन, भंडारकर और कनिंगम और स्मिथ, ये जो विदेशी जो भी है ना, इन्होंने इनको विदेशी बता दी, ये याद कर लो। और भंडारकर एकमात्र अब डॉक्टर हुए, वो भी बाहर से विदेशी डॉक्टरी करके आए होंगे, इसलिए इनको यही समझो। आपको ट्रिक ये लगाओ, जो विदेशी है ना उन्होंने इनको विदेशी बता दिया गुर्जर प्रतिहारों को। गौरीशंकर हीराचंद ओझा यहाँ के थे, रियल में बहुत शानदार इतिहासकार थे। इन्होंने मतलब राजस्थान के इतिहास को सही से लिखा है। कर्नल रॉड के बाद किसी ने लिखा है ना तो वो यही है जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को लिखा है सही से। अब ये आ सकता है इसमें कि प्रतिहार शब्द का अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है सीमा का पहरेदार। प्रतिहार स्वयं को किसके वंशज मानते हैं, लक्ष्मण के वंशज। प्रतिहार शब्द का अर्थ क्या होता है, सीमा पे पहरेदार। इस स्लाइड में यही एक है क्वेश्चन बनने लायक है। प्रतिहार शब्द का अर्थ क्या होता है, सीमा पर पहरेदार, और स्वयं को क्या मानते हैं, लक्ष्मण के वंशज। कुलयमाला ग्रंथ में किसकी जानकारी मिलती है, वत्सराज राजा की। इसमें ये एक तो प्रश्न है। इसके रचयिता कौन है, उद्योतन सूरी। ग्वालियर प्रशस्ति में किसकी जानकारी मिलती है, मिहिर बोझ की। या फिर ये भी आ सकता है कि ग्वालियर विजय में किसकी विजयों की जानकारी मिलती है, मिहिर बोझ की। अरबों की विजय की जानकारी, अरबों पर विजय की जानकारी। अब गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी कौन से राजस्थान के बाहर कहाँ मिलती है, तो एहोल प्रशस्ति में मिलती है। और ये किसकी है, इसके रचयिता कौन है, रवि कीर्ति। और ये आप लिख लेना, ये पुलकेशन द्वितीय की है। और ये एक क्वेश्चन आपका ये मान सकता है, हेन सांग ने कुचेलो गुर्जर प्रदेश की राजधानी पिलो भीनमाल को बताया है। मंडोर को नहीं बताया, भीनमाल को बताया है। ध्यान रखना, नाकन्नौज को बताया। तो साथियों कैसा लगा क्वेश्चन भी आपको, इसीलिए मैंने बना के उसके बाद क्वेश्चन भी आपको बना के बता दिया हमने, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी हम अगर मान लो कहानियां सुनाते, कहानियां जहाँ जरूरत होगी वहाँ सुनाएंगे। अब इसमें कहानी जो थी हमने सुना दी, हमें पढ़ना है। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि कहानी सुनाओ। अभी टाइम वेस्ट करने मतलब है कहानी का। आपको वही टाइम अगर आप राजस्थान इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी में लगाओगे ना, आपको ज़्यादा फायदा होगा। इतिहास में जहाँ जो भी जरूरत की जानकारी हम वो आपको एक एक वर्ड का मतलब इस पूरी स्लाइड में बताया है। तो आप इतिहास में जो वर्डिंग होती है उसकी जानकारी मतलब है। कहानियां आप याद भी करो। हाँ, कहानी जहाँ पे जरूरत होगी हम बताएंगे। कला एवं संस्कृति में बहुत कहानियां वहाँ पे, यहाँ पे भी जो हरिश्चंद्र की पत्नी की कहानी थी, चाहे अभी हीरो की थी, वो हमने बताई। तो आपसे ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए, चैनल सब्सक्राइब करें।